वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर। पहले अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ योर BVM सब्जेक्ट एंड FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बराबर। गुडविल वैल्यूएशन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS का भी पार्ट है, दैट इज़ इंटेंजिबल वैल्यूएशन, इंटेंजिबल असेट्स वैल्यूएशन, बराबर। सो गुडविल कैलकुलेट करने के मेन 4 मेथड है, दैट इज़ वन सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जो आपके काफ़ी सम में सुपर प्रॉफिट मेथड से अपने को कैलकुलेशन करना है। अगर आपको याद हो तो अपने पार्टनरशिप में भी गुडविल का वैल्यूएशन ये 4 मेथड में से एक मेथड से करते थे। जब पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेके आता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का, राइट। सो हमने थोड़ा कंसेप्ट पर इतना ब्रीफ कंसेप्ट नहीं बताया है अपने को, जो डिटेल्ड कंसेप्ट है वो अपने को फाइनल में पता चलेगा, ठीक है। देन एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्यूइटी मेथड। सो मेन जो अपने सम करेंगे एन्यूइटी मेथड का बहुत ही कम सम है, दैट इज़ ओनली 1 and 2 इन अवर एग्जाम्पल्स, बट ज़्यादा से ज़्यादा सम है सुपर प्रॉफिट मेथड का, ओके। सो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के सिर्फ 5 स्टेप आपको याद रखना है। 5 स्टेप में ही आपको ये स्टेप वाइज ही आपको कैलकुलेशन करना है, 5 स्टेप से ही सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 इज़ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने पीछे आपके जो नोट्स में है एक्सप्लेनेशन दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 भी होता है, राइट। एवरेज का भी करना, या फिर कभी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देते तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे देते। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल असेट माइनस मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो आपको बैलेंस शीट देखना है, ऑलवेज गुडविल के सम में आपको बैलेंस शीट दिया जाएगा, जिसमें से आपको टोटल असेट में से आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी है। अभी क्वेश्चन मेरा वो आता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब क्या। अगर मैंने शेयर्स इश्यू किए तो मेरी लायबिलिटी गिना जाएगा कि इक्विटी गिना जाएगा कि असेट गिना जाएगा, शेयर्स इक्विटी, राइट। बट अगर मैं लोन लेती हूँ आउटसाइडर्स से, बराबर, क्रेडिटर्स हैं मेरे, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। मतलब कंपनी के बाहर वाले को, सप्लायर्स को या थर्ड पार्टी को मुझे पेमेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड आउटसाइड लायबिलिटी। हाँ, और टोटल असेट में अपने फिक्टिशियस असेट नहीं लेंगे, बराबर, ओके। सो व्हाट इज फिक्टिशियस असेट, वो तो आपको पता ही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और डिटेल में अपने जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब अपने समझेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप नंबर 1 के हिसाब से कैलकुलेट किया है वो इनटू NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। काफ़ी एग्जाम्पल्स में आपको दिया ही होता है, बट कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए आपको NRR भी फाइंड आउट करना होता है। वो भी एग्जाम्पल अपने कवर करेंगे जिसमें अपने को NRR दिया नहीं है, वी हैव टू फाइंड इट आउट, बराबर। सो एग्जाम में आपको आए नहीं है तो उसका सिंपल मेथड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किस पे रिटर्न लेंगे, असेट पे। तो अपने रिटर्न मतलब क्या, कुछ अपने को मिला, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन, सेल्स, वॉट एवर इट इज, बराबर। स्टेप नंबर 3 इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना इज द टफेस्ट टास्क इन गुडविल वैल्यूएशन। आपको ऐसा लगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, वो सब बोल सकते हो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब अगर मैंने गलती से इस फाइनेंशियल ईयर में फर्नीचर को कैपिटलाइज करने के बदले मैंने रेवेन्यू में बुक कर दिया, दैट इज़ PNL में, तो उसकी वजह से मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि मैंने उसको PNL में डेबिट साइड बता दिया। तो उसका करेक्ट इफेक्ट देने के लिए मुझे प्रॉफिट उतने से बढ़ाना पड़ेगा और करेक्ट मुझे बैलेंस शीट में देना पड़ेगा। सो दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो मैं करंट ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट करके फिर देखूंगी मुझे पास कितने साल के प्रॉफिट दिए है और कब कब मैंने ये ऐसी मिस्टेक्स की है। सो वो सब इफेक्ट देना है स्टेप नंबर 3 में। जैसे कंपनी ने कभी डिविडेंड डिक्लेयर करना रह गया, कंपनी ने गलती से एक्सपेंस इनकम जैसा बता दिया, तो वो ऑलवेज वो इम्पैक्ट रखना है कि अपने प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हुआ होगा उस टाइम पे, तो उसका उल्टा इफेक्ट देना है। अगर मैंने फर्नीचर PNL में रिकॉर्ड कर दिया तो उसकी वजह से मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ, तो अभी मैं बढ़ा दूंगी, प्लस उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन तो वो तो चार्ज ही नहीं हुआ है, तो डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा,
तो वो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा जिस साल में अपनी गलती हुई है, और सभी साल का एवरेज निकालने का मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझ में आया? सेम केस अपने स्टेप नंबर 4 में जाता है, जो एकदम इजी एग्जाम्पल, जो इजी एकदम स्टेप है, स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप नंबर 3 अपने सॉल्व कर देते हैं, तो आपका 90% ऑफ द एग्जाम्पल और सम सॉल्व हो जाता है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो गुडविल फाइंड आउट करना डैम इजी है। गुडविल मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो स्टेप्स में, राइट? Then method number 2 is capitalization method, right? Capitalization method में क्या करेंगे, अपने नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड तो ढूंढना ही होगा, जो अपने ने वो FMP मतलब स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट में देखा था ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। तो मेरे को पहले नॉर्मल कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मूला है FMP डिवाइड बाय NRR। दोनों आपको एग्जाम्पल में दिया होगा। तो जब ये दोनों दिया होता है चीज़, तो आपको देखना है कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि यही चीज़ सुपर प्रॉफिट में भी यूजफुल होती है और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी यूजफुल होती है। समझ में आया? और स्टेप नंबर 2 सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर स्टेप नंबर 1 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन वैल्यूएशन डेट। गॉट इट? वो भी आपको दिया जाएगा। अगर बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू चेंज हो, तो वी हैव टू टेक मार्केट वैल्यू। उसके भी रूल्स में पीछे रिवैल्यूएशन का बताऊंगी, मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं। गॉट इट? देन आता है पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर द कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे पहले टर्म यूज़ किया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, अभी जस्ट बताया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका बैलेंस शीट के हिसाब से होता है, -1/2 ऑफ द प्रॉफिट अर्नड। देन व्हाट इज प्रॉफिट अर्न? तो यहाँ पे मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, इंक्रीज इन रिजर्व प्लस इंक्रीज इन P&L अकाउंट प्लस प्रपोज डिविडेंड, दैट इज इट इज़ फॉर इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। गॉट इट? तो ये तीनों का टोटल करके जो टोटल आता है, सब मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अर्न। तो उसका हाफ लेके अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करना है। ओके? और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 ऑफ द प्रॉफिट अर्न। अगेन प्रॉफिट अर्न मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन रिजर्व और इंक्रीज इन P&L अकाउंट और प्रपोज डिविडेंड। ओके? याद करने का, क्लोजिंग में माइनस करेंगे, ओपनिंग में ऐड करेंगे, एकदम इजी। ओके, देन अपने को एक पॉइंट्स कंसिडर क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, दैट इज मार्केट वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स एंड करंट एसेट शुड बी कंसिडर्ड। तो आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उसको क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। और उसके सामने जो रीवैल्यूड फिगर होती है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट वी हैव टू कंसिडर लाइकवाइज इन पार्टनरशिप। अपने पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, बराबर ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके बेस पे बनते थे? जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो असेट की रिवैल्यूड फिगर्स होती, दैट वी आर यूज टू कंसिडर। सेम चीज़ अपने को गुडविल वैल्यूएशन में वही करना है। ओके, डू नॉट कंसिडर द गुडविल। जो ओल्ड गुडविल आपके ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो कंसिडर नहीं करना है। पैटेंट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस शुड बी कंसिडर एट फेयर वैल्यू ओनली। ये सब क्या हो गए आपके कंडीशंस, नहीं कि आपकी इंटेंजिबल्स असेट्स है। यस, ओके। इन रिवैल्यूएशन भी कुछ कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। इफ रियलाइजेबल वैल्यू और रिवैल्यूएशन इज गिवन देन कंसिडर दैट वैल्यू। अगर आपको एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 1 2 3 4 असेट की रिवैल्यूएशन का वैल्यू है तो वो ही कंसिडर करना है। इफ़ डेप्रिसिएशन फंड इज प्रोवाइडेड इन लायबिलिटी साइड, मतलब काफ़ी एग्जाम्पल में अपने पूरा सम खत्म कर देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ लेते हैं, फिर क्या पता चलता है कि सामने डेप्रिसिएशन फंड होता है। एक्चुअली में बुक वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर डेप्रिसिएशन ओनली। सो जब भी एग्जाम्पल में ऐसा हो, पहले आप बैलेंस शीट रिव्यू कर लो कि सामने असेट के रिलेटेड कोई लोन या फंड तो नहीं है ना, बराबर, उसका आपको खास तरह से ट्रीटमेंट देना है। ओके, देन बैलेंस अमाउंट शुड बी टेकन एज असेट माइनस डेप्रिसिएटेड
फंड। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे कंसिडर किए जो एग्जाम्पल में आते हैं, तो आपको रिवीजन के टाइम पे सिर्फ ये नोट्स पढ़ के जाओ तो भी इजी रहेगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल से उठा के इसमें लिए है, राइट। इफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब रिवैल्यूएशन अमाउंट हो तो वही लेनी है अपने को। अगर रिवैल्यूएशन अमाउंट नहीं दिया हो और सामने डेप्रिशिएटेड फंड हो तो वो माइनस करके असेट की वैल्यू लेना है। गॉट इट। टू सिचुएशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, बैलेंस शीट है, अगर आपको 1 लाख सपोज मशीनरी की वैल्यू दिया है और एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 दिया है, रिवैल्यूएशन अमाउंट, तो मुझे 1,20,000 ही लेना है। ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, मुझे रिवैल्यूड अमाउंट नहीं दी है, 1,20,000 नहीं दी है, 1 लाख मुझे बुक वैल्यू दिया है, पर सामने 20,000 का डेप्रिशिएटेड फंड लिया है, तो मुझे गुडविल कंसिडर करने के लिए जो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट कंसिडर करूंगी, उसमें मशीनरी की वैल्यू होगी 1 लाख माइनस 20,000, दैट इज 80,000 आई विल कंसिडर मशीनरी अमाउंट। क्लियर? ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अपने को एक फर्दर नोट्स में दिया है, डू नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट अंटिल एंड अनलेस मेंशन इन द एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल याद करो, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, रिवैल्यूड अमाउंट थी 1,20,000। अगर ये फर्स्ट सिचुएशन में अगर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ तो डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो 1,20,000 ही थी। तो मुझे ये चीज़ कब काम आएगी? जब उन्होंने स्पेसिफिकली बताना कि आपको रिवैल्यूड फिगर में डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगी मेरी, उसकी वजह से। कौन सी रिजर्व? रिवैल्यूड रिजर्व। देन आई विल कंसिडर डेप्रिसिएशन ऑन अमाउंट, अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर। क्लियर ये पॉइंट? और ये अपने एग्जाम्पल करेंगे, उसमें भी एक एग्जाम्पल आता है जिसमें हमने ये पॉइंट कंसिडर किया है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर। नाउ व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट? कि जो चीज़ का मैं ऑपरेटिंग में, मतलब रूटीन ऑपरेशंस में चीज़ यूज़ करती हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा। अभी मेरा बिजनेस है कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ, तो मैं जो ब्लैक बोर्ड लेती हूँ, वाइट बोर्ड लेती हूँ, इन्वेंटरीज लेती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो मेरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ। बट बाय द सेम टाइम मेरा जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है या शेयर्स में है, उसका मेरा रेगुलर स्टॉक ब्रोकिंग का काम नहीं है। सो दैट इज़ नॉट माई ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो अपने को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में। बराबर? सिंपल। जैसे कोई शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, वो सब इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा। काफ़ी टाइम आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा इन्वेस्टमेंट दिया है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव सिंगल डाउट देन यू हैव टू राइट अजम्पशंस। अभी ऑफलाइन एग्जाम हो गया है कि आई बिलीव दिस इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन वेरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Okay, so only trade investments are considered, non-trade investments are excluded from the capital employed. Capital employed shall be before deducting preference shares, capital and proposed dividend. So capital employed मैं क्या सा consider करूँगी? Preference share dividend के पहले और capital के पहले। Simple, easy. Liabilities on non-trade investment should not be डिडक्टेड। अगर अपने असेट कंसिडर नहीं ले रहे तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में नहीं करेंगे कंसिडर, क्या? उसकी लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मैंने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या किया? लोन लिया, तो वो मेरी लायबिलिटी अगेंस्ट वो म्यूचुअल फंड हो गई। म्यूचुअल फंड तो मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो मैं लायबिलिटी भी कंसिडर नहीं करूँगी। ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है फॉर्मूला? टोटल असेट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अभी टोटल असेट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है। व्हेन आई एम नॉट कंसिडरिंग माई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आई शुड नॉट कंसिडर इट्स लायबिलिटी। गॉट इट? ओके, सिंपल एकदम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको अगर ये बेसिक पता चल जाए तो आपको एग्जाम्पल में आई श्योर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली यू कैन कवर 10 मार्क्स ऑफ एग्जाम्पल,
फुल मार्क्स. ओके. पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. अभी एंड मैंने जैसे बताया NRR कभी दिया नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिया होता है. अगर नहीं दिया होता है तो EPS मतलब अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर आप कैसे ढूंढोगे, वो आपने ES20 में ढूंढा है पहले इंटरमीडिएट में. EPS अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100. और आप अगर आपको इंटरमीडिएट का याद नहीं हो तो आपका सेम क्वेश्चन आएगा AS2 में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FR में. तो उसमें भी आप AS20 सॉरी नॉट 2 इज़ फॉर इन्वेंटरी 20 में आपको अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, वो भी सब सीखने मिलने ही वाला है. गॉट इट. NRR इज इक्वल टू EPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100. आपको ये तो दोनों दिया ही होगा. ओके. ये पर आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रिलेवेंट है फॉर NRR पर्पस. गॉट इट. रिस्क प्रीमियम. प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क और प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क. ये दोनों रिस्क प्रीमियम कैसे कंसिडर करने हैं. रिस्क से अपना प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, उसका इम्पैक्ट NRR पे आएगा. वैसे बोलते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में पढ़ेंगे हायर रिस्क हायर रिटर्न. तो मैं यहाँ पे कौन सा रिटर्न फाइंड करती हूँ, नॉर्मल रिटर्न. तो मेरा रिस्क प्रीमियम से मेरा रिटर्न इंक्रीज होगा. राइट. तो मेरे को कौन सा रिस्क दिया है वो कंसिडर करके मैं NRR एडजस्ट करूँगी. बराबर. वो भी ऐसा एग्जाम्पल मैंने कवर अप किया है. ओके. पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Profit only for those year with normal activity should be considered. Yes. बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड पीरियड का. अगर मैं लास्ट 5 years का प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगी तो 2 साल जो 21 एंड 22 हुए वो उसमें मैं कंसिडर नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि उसमें कोविड चल रहा था. 3 वेव तो हमने फेस कर ही दिया था. बराबर. प्रॉफिट्स विद एब नॉर्मल एक्टिविटी शुड बी एक्सक्लूडेड. जैसे बताया है लॉकडाउन एंड स्ट्राइक. ईजी. तो उस टाइम का अपने प्रॉफिट से कंसिडर नहीं करेंगे. नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सक्लूडेड. मतलब प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब मैं जिस चीज़ का ट्रेडिंग कर रही हूँ, मेरा जिसका बिजनेस है. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम इंस्टीट्यूट के लिए क्या हुई, ट्यूशन फीस. दैट इज़ माई ऑपरेटिंग इनकम. बट मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर्स लिए और उसका जो डिविडेंड मिला है मुझे नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी आई कैन नॉट टेक एज अ इनकम, क्योंकि मैं उसका इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट की लायबिलिटी कंसिडर नहीं कर रही हूँ. देन हाउ आई कैन टेक दिस एज इनकम. सो आई विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ओके. वो भी आपको दिया होगा तो आपको वो इनकम ध्यान से डिडक्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट ढूंढना है. तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का दूसरा नाम ही है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. बराबर. नॉन ऑपरेटिंग आइटम विच आर रिकरिंग इन नॉन रिकरिंग नेचर शुड बी कंसिडर. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे. नॉन ट्रेड मैंने बता ही दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नहीं करेंगे. इफ प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग देन सिंपल एवरेज मेथड यूज करने का. बराबर. मतलब एक साल में प्रॉफिट 10,000 हो, दूसरे साल में 12,000 है, फिर से 8,000 हुआ, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो सिंपल एवरेज. बट अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है प्रॉफिट तो अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करना है. सिंपल. ओके. प्रॉफिट विद ट्रेंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब बढ़ भी रहा हो और एक साथ कम भी रहा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है. ओके. प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड फॉर चेंज इन सेलिंग प्राइस और इनपुट कॉस्ट, चेंज इन वेज रेट और चेंज इन टैक्स रेट. अगेन ये सब क्या होगा आपको अभी पता नहीं चलेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में क्योंकि ये सब प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट है. अगर मेरा सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट पे तो इफेक्ट आने वाला. जो चीज़ से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होता है वो सब चीज़ें अपने कंसिडर करेंगे. जैसे वेज रेट है, वेज रेट बढ़ेगा या कम होगा, उससे एक्सपेंस बढ़ेंगे और कम होंगे. एक्सपेंस का इम्पैक्ट सिंपल किस पे आएगा, प्रॉफिट पे. बराबर. तो वो भी कंसिडर होगा. चेंज इन टैक्स रेट. अगेन पहले मैं 50% से टैक्स रेट कट करती थी, अभी मेरा 55 हो गया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा तो टैक्स रेट बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा. राइट.
always think about profit, whether it is increasing or decreasing. Then you have to adjust current year's profit. Okay. Additional revenue or excess depreciation return back in the event of revaluation. Okay. ओके एडिशनल रेवेन्यू जो मुझे रिकॉर्ड करना था, सपोज मेरे को एक एक्सट्रीमली चीप वैल्यू पे मटेरियल मिला, तो उससे क्या होगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट मेरी कम हो गई। तो वो एडिशनल रेवेन्यू जो मिलेगा, या फिर मुझे ग्रांट रिसीव हुई, सब्सिडी मिली, मैंने कोई अच्छा काम किया, तो वो मेरा एडिशनल रेवेन्यू हो, तो उससे भी मेरा प्रॉफिट एडजस्ट होगा, राइट। एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक इन द इवेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, मैंने गलती से 100 की जगह पे 120 डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया था, वैल्यू दी थी, तो 20 का रिवैल्यूएशन के टाइम मुझे इफेक्ट देना पड़ेगा। देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट इज पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कर रही थी, फिर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू से कर रही हूँ, तो मेरी वैल्यूएशन चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसकी इफेक्ट भी मुझे प्रॉफिट में देनी पड़ेगी। मतलब जो जो सिनेरियो में प्रॉफिट एडजस्ट करना है वो मुझे इफेक्ट टोटली देखना पड़ेगा फ्रॉम ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, उधर मुझे आएगा कि नहीं, बराबर, सिंपल। सो दिस इज द थियरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। शेयर्स का अपने करेंगे पहले गुडविल कैलकुलेशन समझने के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट ऑल गुडविल की सम, देन वी विल गो टू शेयर्स कैलकुलेशन। शेयर के कैलकुलेशन के लिए भी आपको गुडविल पक्का आना ज़रूरी है, गुडविल आएगा तो आप शेयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे इजीली। सो वी विल स्टार्ट विथ गुडविल कैलकुलेशन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ MP विजय कुमार। ओके।